नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची है, जिसे मेहरबानी करके अंत तक ज़रूर सुनिएगा। फरवरी महीने की कड़कड़ाती सर्दी में जब उमाबा और देवराज सिंह आराम से सो रहे थे तो अचानक फ़ोन की घंटी बजी। सुनकर फ़ौरन उमाबा के दिल में धड़का सा हुआ। टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। मन में एक डर उठने लगा, फिर भी हिम्मत जुटाकर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो बात उनके कानों में पड़ी उसे सुनकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कानों में गर्म शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। और मन में जो आघात लगा था उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। पूरा शरीर जैसे सन्न पड़ गया था। आंखें फाड़कर दरवाजे की तरफ देखते हुए थोड़ी देर तक वो शांति से सुनती रही और फिर हैरानी से बोली, नहीं यहाँ तो। बोलते चुप हो गई और फिर मोबाइल उनके हाथों से छूट गया। निस्तेज होकर वो ज़मीन पर बैठ गई। उमा, अरे उठ, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? बोलो उमा, मेरी जान निकली जा रही है, अचंभित स्वर में देवराज सिंह बोले। फिर उमाबा ने कहा कि माधव सिंह का फ़ोन था। दामाद का नाम सुनते ही देवराज सिंह के चेहरे पर हीन भाव आ गए और वो बोले, क्या कह रहा था वो निर्लज? हमारी बेटी नीलम। कहते कहते उमाबा रोने लगी। क्या हुआ नीलम को? देवराज सिंह ने चिंतित स्वर में पूछा। फिर उमाबा ने कहा, पता नहीं, शाम से ही वो गायब है। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी है। उसके ससुराल वाले कब से उसे ढूंढने में लगे हैं। ये पूछने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था कि वो यहाँ मायके में तो नहीं आई है। नीलम गायब है? नीलम वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई होगी? ये कहते कहते देवराज सिंह का आवाज़ घुट गया और वो बहुत घबरा गए। फिर उमाबा बोली, पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी मेरी बेटी। कितनी बार मैंने आपसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत दुखी है। वो लोग उसे हर पल परेशान करते हैं। अब हमें उसे वहाँ नहीं रहने देनी चाहिए। उसे यहाँ ले आओ। लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। उन लोगों के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। ऐसे ही वो फ़ोन पर नहीं रो रही थी। रोते रोते उमाबा बोलती जा रही थी। तब अचानक उन्हें ख्याल आया और वो चिल्लाई, उसके घर के पास ही तो नहर बहती है, कहीं नहर में डूब तो नहीं। फिर देवराज सिंह जोर से बोले, बस कर उमा, जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ से परेशान होकर वो अपनी किसी सहेली के पास चली गई हो। सहेली से मिलने का दिल किया होगा और ससुराल वाले ना कहेंगे ये सोचकर बोले बिना ही चली गई हो। क्या पता कल तक वापस आ जाए। ऐसा कहते हुए देवराज सिंह उमाबा को दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन ही मन में उन्हें भी बेटी की चिंता खाए जा रही थी। फिर उमाबा अपनी गुस्से से भरी हुई नज़रों से अपने पति को देखते हुए बोली, अच्छा कल तक आ जाएगी? कहाँ आ जाएगी मेरी बेटी? उस ससुराल में जहाँ के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था, जो उसे जान से मार डालने की कोशिश में लगे हुए थे, या फिर अपने मायके वालों के पास जो उसे तड़पती और पल पल मरती देख रहे थे फिर भी मुंह में दही जमा कर बैठे थे। उत्पीड़न, घुटन और बेचैनी में जब उसका जीना दुश्वार हो गया तो दूसरा कौन सा रास्ता बचा था उसके पास? जब जान गंवानी ही है तो पल पल क्यों मरना? एक ही झटके में क्यों ना जान निकल जाए? ये सोच कर ही हमारी बेटी ने ऐसा कदम उठाया होगा। ये कहते कहते उमाबा हाँफने लगी, लेकिन मन की पीड़ा थोड़ी भी कम न हुई। उमाबा और देवराज सिंह के रूम में से आने वाली आवाज़ों ने उनकी छोटी बेटी काजल को भी उठा दिया। इतनी रात गए, आखिरकार क्या बात होगी? ये जानने के लिए काजल उनके रूम में आई, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर दंग रह गई। क्या हुआ मम्मी, आखिर बात क्या है? काजल ने पूछा। फिर उमाबा ने कहा कि बेटा, आज तेरी नीलम के साथ बात हुई थी? नहीं मम्मी, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या? बेटा, नीलम गुड़िया को लेकर अपने ससुराल में से कहीं चली गई है, अभी तक वापस नहीं आई। क्या दीदी कहीं चली गई? परेशान होते हुए काजल ने कहा। पता नहीं बेटा, उसकी सहेलियों को फ़ोन करके तो देख, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। कहते कहते उमाबा की सांस फूलने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए काजल फौरन खड़ी हुई और अपनी माँ को पेन किलर दी। उन्हें टेका देकर पलंग पर सुलाया। मम्मी, अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी को कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही दीदी की सारी सहेलियों को फ़ोन करूँगी और पूछ लूँगी
घर के हर एक सदस्य की जान अटकी हुई थी, लेकिन इस समय नीलम को ढूंढना आसान काम नहीं था। सुबह होने के बाद ही कहीं जा सकते थे। यहाँ उमा बा के लिए एक एक पल गुजारना कठिन होता जा रहा था। आंखों में आंसू झरने की तरह बहते जा रहे थे और जी जल के राख हो गया था। रह रहे कि उनकी आंखों के आगे उनकी दोनों बेटियों की बचपन की यादें दृश्य बनकर उभरने लगी। जब नीलम का जन्म हुआ था तब बेटी हुई है ये सोचकर उसकी दादी ने उसे गोद में लेना तो दूर, उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा। जबरदस्ती नीलम के पप्पा ने नीलम को उसकी दादी के हाथ में दिया था। फिर दूध जैसी सफेद गुड़िया जैसी दिखने वाली बच्ची को देखकर दादी का चेहरा खिल उठा था। उन्होंने जल्दी से उसके गाल पर चुंबन भी किया। फिर 2 साल के बाद काजल पैदा हुई। दोनों बेटियां जैसे माँ बाप की 2 आंखों की तरह थी। 2 पल के लिए भी आंखों से ओझल हो जाती तो उमा बा को चैन नहीं पड़ता। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। पढ़ाई में दोनों होशियार थीं। 18 साल की नीलम का जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उमा बा की हमेशा एक ही कोशिश में रहती थी कि किसी भी तरह से नीलम को एक सुघर गृहिणी बनाने के लिए अभी से ही प्रशिक्षित किया जाए। तो दूसरी तरफ मनमौजी नीलम अपने ही हवाई महल बनाने लगती। वो हमेशा कहती, मम्मी घर के काम ही क्यों करने, पापा की तरह बैग लेकर नौकरी पर भी तो जा सकती हूँ ना। लेकिन उमा बा कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार उसे घर के सारे कामों में होशियार बनाकर ही चैन लिया। उमा बा को याद आने लगा जब नीलम कॉलेज जाने लगी थी तब उसकी सुरक्षा को लेकर वो कितनी चिंता करते थे। एक दिन नीलम को कॉलेज से आने में 2 घंटे लेट हो गया। तब उमा बा बेचैन हो गई। देवराज सिंह उन्हें समझाते कि कोई काम आ गया होगा इसलिए थोड़ी देर हो रही है, लेकिन एक माँ का मन कहाँ मानता है। कभी दरवाजे पर तो कभी बारी में से रास्ते पर नजर रखे हुए खड़ी रहती। दूर गली तक नजर दौड़ाती। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते। जमाना खराब है, इंसानों में इंसानियत नहीं रही। आजकल तो सगे संबंधियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर रास्ते चलते लोगों का क्या भरोसा। बस बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए। भगवान से प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद जब नीलम दूर से आती हुई नजर आई तब उमा बा ने चैन की सांस ली। आज कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पता है तुझे मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। रोज तो 2:30 बजे घर वापस आ जाती है तू, आज पूरे 2 घंटे की देर क्यों हुई? अरे मम्मी, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है। मैं कॉलेज की NSS यूनिट का एक हिस्सा हूँ जिसमें राष्ट्रीय सेवा और समाज सेवा के गुण सिखाए जाते हैं, इसलिए कभी कभी प्रैक्टिस के लिए वहाँ रुकना पड़ता है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ऐसी समाज सेवा करने की। आजकल किसी का क्या भरोसा, तू बस समय से घर आ जाए कर। उमा बा ने ऐसा कहा। फिर नीलम बोली, अरे मम्मी आप इतना क्यों डरते हो, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? आजकल की लड़कियाँ तो अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं, उनके घर वालों को तो चिंता नहीं होती। फिर उमा बा बोली, अरे बेटा तू नहीं जानती है कि ज़माना कितना ख़राब है। आजकल ना जाने कितनी लड़कियां एसिड अटैक का शिकार हो रही हैं और रोज़ टीवी पर और न्यूज़पेपर में जो खबर आती है उसे देखकर कौन सी बेटी की माँ को डर नहीं लगेगा। पुलिस और प्रशासन की सख्ताई तो सिर्फ कहने के लिए है, हकीकत तो ये है कि आज किसी के भी दिल में पुलिस या प्रशासन का कोई भी डर बचा नहीं है। गंभीर स्वर में उमा बा बोलती जा रही थी। फिर नीलम हंसते हुए कहने लगी, मम्मी तुम तो बेवजह ही इतना सोच सोच कर डर रही हो। हमारे कॉलेज में तो ऐसी लड़कियां भी हैं जो दूसरे शहर या गांव से आती हैं। बाकी सबका मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरी बेटियों की चिंता है। और आगे से तू घर देर से आई तो मैं सहन नहीं करूंगी। रख दे तेरी ये समाज सेवा, इसमें तुझे कहाँ मेडल मिल जाएगा। फिर नीलम बोली, अरे मम्मी तुम नहीं जानती, मेरा तो सपना है UPSC क्लियर करके इस देश की सेवा करना। एक दिन तुम्हें तुम्हारी बेटी पर गर्व होगा, ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ। आज नीलम की वो सारी बातें याद करके उमा बा का दिल फटा जा रहा था। कितने बड़े सपने थे मेरी बेटी के, वो सारे सपने चूर चूर हो गए सिर्फ हमारी एक भूल की वजह से। बात ये थी कि नीलम की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उमा बा और देवराज सिंह ने उसके लिए एक लड़का देखना शुरू कर दिया। नीलम ने अपने माता पिता को मनाने की लाख कोशिश की थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती,
और सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हूँ, कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। लेकिन वो लोग माने नहीं। बेटा, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जल्दी से तेरी शादी करवा कर तेरी सुरक्षा को लेकर हम निश्चित हो जाएं। इसलिए शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ले और परिवार संभाल। उसके बाद हमें तेरी छोटी बहन काजल के बारे में भी तो सोचना है, कहकर देवराज सिंह ने उसके भाग्य का फैसला कर दिया। बेटी के लिए रिश्ता देखना उन्होंने शुरू तो कर ही दिया था, लेकिन अभी के लालचियों द्वारा बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार की घटनाओं के बारे में सुनकर वो बहुत घबराते थे। इसके लिए वो पूरी सतर्कता रखते कि कहीं वो धोखा न खा जाए। आखिर एक बिचौलिए ने उनकी मुलाकात माधव सिंह और उसके परिवार के साथ करवाई और ये भी कहा कि वो लोग पैदाइशी अमीर हैं, इसलिए दहेज को लेकर उनकी कोई मांग नहीं है। उन्होंने माधव सिंह के माता पिता से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वो दहेज के सख्त खिलाफ है। इसलिए माधव सिंह के पापा ने ये कह दिया था कि आप सिर्फ अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़े में विदा कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। एक पिता अपनी बेटी को राजी खुशी से जो देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर शादी हो जाए। माधव सिंह के पिता के विचार सुन के देवराज सिंह और उमाबा को संतुष्टि हुई और शादी तय कर डाली। लेकिन सारी रस्में शुरू होने से एक दिन पहले उस बिचौलिए का फोन आया। देखो बापू, यूं तो तुम सारी व्यवस्था अच्छी ही करोगे, लेकिन लड़के वाले इतना चाहते हैं कि उनके सगे संबंधियों के सामने उनका मान सम्मान कायम रहे। इसलिए शगुन के थाल में कम से कम 2 लाख रुपए की नगद राशि जरूर रखना और लड़के के माता पिता और उसकी बहन के लिए सोने के जेवर तो होने चाहिए। बाकी जो देना हो वो आपकी इच्छा। ये सुनकर देवराज सिंह हैरान रह गए। फिर उन्होंने ये सोचा कि लड़के वाले सिर्फ एक ही डिमांड तो रखी है, इसलिए उनकी ये बात मान ली। खुशियों से भरे माहौल में सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन शादी के 2 दिन पहले लड़के की माँ का फोन आया उमाबा के पास और वो कहने लगी कि सगे संबंधियों को आप जो कपड़े दोगे वो सारे ब्रांडेड होने चाहिए और साड़ियों भी कम से कम 6 से 7 हजार की होनी चाहिए। देवराज सिंह और उमाबा को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोई विरोध किए बिना उनकी ये बात भी मान ली। फिर दूसरे दिन लड़के के पप्पा ने कहा, अरे देवराज सिंह, तुम तुम्हारे दामाद को कौन सी गाड़ी दे रहे हो? फिर देवराज सिंह ने कहा कि समधी जी, गाड़ी देने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर माधव सिंह के पप्पा ने कहा, अरे इसमें बात क्या करनी है, ये सब चीज तो आजकल जरूरी है। चिंता की लकीरें उभर आई देवराज सिंह के माथे के ऊपर और बोले कि इतना सब कुछ तो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। अरे देवराज सिंह, शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है। हमने तो आपको सूचित कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। ये बात उमाबा ने सुनी तो हैरान रह गई। इन लोगों की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, हमें दूसरी बेटी की भी तो शादी करनी है। फिर देवराज सिंह ने कहा, उमा, कल शादी है और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते। तुम नीलम और काजल से कुछ मत कहना, मैं सब देख लूंगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे उन्होंने सारी व्यवस्था की। सारे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। यहाँ नीलम का उसके ससुराल में खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी जी जो आई थी उनके घर। तो दूसरी तरफ देवराज सिंह और उमाबा भी अपनी बेटी की तरफ से निश्चित हो गए थे कि बेटी खाते पीते घर में ही गई है। शादी के बाद जब नीलम पहली बार उनसे मिलने आई, तब उसके चेहरे की चमक देखकर माता पिता अपनी सारी चिंता भूल गए थे। लेकिन सिर्फ 2-3 महीने में ही उन्हें नीलम के व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा। जो नीलम फोन पर खूब हंसते खिलखिलाते हुए बातें करती थी, अब वही नीलम सिर्फ औपचारिकता पूरी करके फोन रख देती थी। माँ बाप कभी पूछने भी लगते तो वो टाल देती और माता पिता और बहन की कुशलता पूछ के जल्दी से फोन रख देती। काजल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी बहन से बार बार फोन करके उसके हाल जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार ससुराल वालों में से ही कोई फोन उठाता। और एक बार माधव सिंह की बहन ने काजल को मजाक मजाक में कह भी दिया, कम से कम नवविवाहित जोड़े को साथ में समय तो बिताने दो, बार बार फोन करके उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। काजल ने ये बात अपने माता पिता को बताई
तो देवराज सिंह और उमाबा ने कहा, बात तो ठीक है, हमें वहाँ बार बार फ़ोन नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे बेटी के बिना जीने की उन लोगों ने आदत डाल ली। आखिरकार एक दिन उमाबा के पास फ़ोन आया और एक घुटी हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी, मम्मी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत ही लालची हैं। नीलम बेटा, ये तो क्या कह रही है? उमाबा को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन बेटा, हमने तो तेरी शादी में कोई कमी नहीं रखी। इतना करने पर भी तेरे ससुराल वालों को शिकायत है। फिर नीलम रोते रोते बोली, मम्मी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इन लोगों ने अपने जिस बिजनेस के बारे में हमें बताया था, हकीकत में उनका ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। आपका दामाद तो बेरोजगार है और हकीकत सामने ना आ जाए इसलिए उन्होंने शादी जल्दी करने को कहा था। इन लोगों की रग रग में लालच भरी हुई है। शुरुआत में तो इन सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि नया काम शुरू करने के लिए हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पैसों का इंतज़ाम करने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए तुम अपने पापा के पास से 5 लाख रुपए ले आओ। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अभी तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवाई है, अपनी पहुंच से ज़्यादा उन्होंने शादी में खर्च कर दिया है। अब मैं उनसे रुपए देने को नहीं कह सकती। फिर मेरी सास ने कहा, हम कहाँ हमेशा के लिए मांग रहे, उधार समझ कर ही दे दें। जब हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी तो हम उन्हें लौटा देंगे। उसी समय माधव भी मेरे पास आए और बोले, नीलम, अब तुम इस घर में रहती हो, इसलिए तुम्हें अपने पप्पा से ज़्यादा इस घर की चिंता होनी चाहिए। किसी भी तरह के सवाल जवाब किए बगैर अपने मायके जाकर पैसे लेकर आओ। लेकिन मम्मी, मैंने भी कह दिया कि मैं अपने पप्पा से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, भले कुछ भी हो जाए। बस इसी बात की वजह से वो लोग मुझ पर खार खाकर बैठे हैं। रात दिन मुझे परेशान करते हैं, मुझे घर से बाहर भी निकलने नहीं देते, ना ही फ़ोन पर बात करने देते कि कहीं मैं किसी से कुछ बता न दूं। अपनी लाडली बेटी नीलम की पीड़ा सुनकर उमाबा का दिल कांप गया। फिर चिंताजनक स्वर में कहा, ये तो क्या कह रही है? मेरी कही हुई हर एक बात सच्ची है मम्मी। लेकिन बेटा, अभी तू कहाँ से फ़ोन कर रही है? मम्मी, मेरे सास ससुर आज कहीं बाहर गए और तुम्हारे दामाद भी सुबह सुबह कहीं बाहर निकल गए। मेरी ननद नहाने गई है, इसीलिए मैं चुपके से उसका फ़ोन उठा लाई हूँ और उसी से तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अगर मेरी ननद ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। तुम एक बार पप्पा से बात ज़रूर करना, जिससे वो कोई सख्त कदम उठा सके। इतना कहते हुए नीलम ने फ़ोन रख दिया, लेकिन उमाबा पत्थर बनकर खड़ी रही, मन को जैसे कोई आघात लगाओ। उन्होंने देवराज सिंह को फ़ोन करके जल्दी आने को कहा। उमाबा घबराई हुई आवाज़ सुनकर देवराज सिंह अपना काम पूरा किए बिना ही घर आ गए। उमाबा ने उन्हें सारी बात बताई। लाडली बेटी पर होने वाले अत्याचार की कहानी सुनकर देवराज सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उमाबा ने कहा, अब आप ही कुछ करो। पता नहीं मेरी बेटी कैसे घुट घुट कर जी रही होगी उन लोगों के बीच। नहीं उमा, ये समय हिम्मत हारने का नहीं है, परंतु समझदारी से काम लेने का है। हम कल ही वहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। हमसे मिलकर नीलम को थोड़ी हिम्मत मिलेगी। कोशिश करेंगे कि थोड़े दिनों के लिए उसे अपने घर ले आएं। दूसरे दिन देवराज सिंह और उमाबा अपनी बेटी के घर पहुंच गए। उमाबा ने अपनी लाडली बेटी को नज़र भर कर देखा तो वह हैरान रह गई। कभी फूलों की तरह खिला हुआ उसका चेहरा आज मुरझाया हुआ था। आओ भगत करने की बात तो दूर रही, वो लोग ये देखकर हैरान थे कि शादी के वक्त जो लोग उनसे हंसते बोलते नजर आ रहे थे, आज उनके चेहरों पर केवल गुस्से के ही भाव नजर आ रहे थे। वो वहीं खड़े होकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे जेलर के आगे कोई अपराधी खड़ा हो। अपनी बेटी नीलम से मिले तो भी वो लोग दिल की बात न कर सके। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्होंने नीलम के ससुर से पूछ ही लिया, समधी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़े दिनों के लिए अपनी बेटी नीलम को
अपने घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन सामने से साफ शब्दों में ना सुनने को मिला। अगले हफ्ते बहन की बेटी की शादी है और सभी लोगों का जाना जरूरी है। ऐसा कहकर उन लोगों ने नीलम को साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, हम उसके बाद नीलम को अपने घर ले जाएंगे। ऐसा कहकर देवराज सिंह और उमाबा वहां से निकल गए। आज देवराज सिंह और उमाबा खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। बेरुखी और अपमान भरे माहौल में 2 घंटे बिताना भी उनके लिए दुर्लभ हो रहे थे। उस माहौल में उनकी बेटी 24 घंटे कैसे रहती होगी, ये सोचकर ही उनका जी जल रहा था। उमाबा की आंखों में आंसू देखकर देवराज सिंह बोले, अरे चिंता क्यों करती हो? 15 दिन के बाद नीलम की सहेली की शादी है ना, तब थोड़े दिनों के लिए हमारे पास रहने के लिए बुला लेंगे। 15 दिन बीत गए। नीलम आई तो जरूर, लेकिन सिर्फ अपनी सहेली की शादी के लिए। अपने पति के साथ आई थी। चाहकर भी माता पिता दामाद के सामने बेटी से कोई बात नहीं कर सकते थे। काजल भी अपनी बहन से बात करने के लिए छटपटा रही थी। 2 मिनट के लिए माधव बाथरूम में गया तो उमाबा और काजल को नीलम के साथ बात करने का मौका मिल गया। उसे घर में पहनने वाली सादी सी साड़ी में देखकर काजल गुस्से से बोली, ये क्या दीदी, अपनी सहेली की शादी में अच्छी तरह तैयार होकर भी नहीं आए आप? ना जेवर ना अच्छे कपड़े। फिर नीलम की आंखों में से आंसू निकलने लगे। क्या कहूँ, मेरे सारे जेवर और कपड़े मेरी नंद की शादी के लिए रख दिए गए, मुझे तो देखने के लिए भी नहीं देते। ये सुनते ही काजल और उमाबा का दिल कांप उठा। लेकिन बेटा, हमारा दिया हुआ सामान भी तेरे घर में से गायब था, कहीं वो सब भी? नीलम बोली, कहाँ से दिखेगा मम्मी? कितने प्यार से तुमने मुझे घर की एक एक चीज दी थी, सब कुछ इन लोगों ने बेच दिया। फिर सामने से माधव आता हुआ नजर आया तो दोनों एकदम सामान्य होने का नाटक करने लगे। नीलम को थोड़े दिनों के लिए यहीं छोड़ जाने के लिए उमाबा ने दामाद से कहा, तो भी ना ही सुनने को मिली। इस बार बहाना ये था कि अगले दिन उन दोनों को उनके दोस्त के घर पर डिनर के लिए जाना था, यानी नीलम फिर कभी आ जाएगी। देवराज सिंह ने अपनी जेब में से एक नया मोबाइल निकाला जो उन्होंने नीलम के लिए खरीदा था और नीलम को देते हुए वो बोले, जब इच्छा हो तब बात कर लेना। चलो नीलम, देर हो रही है, माधव ने कहा और वो रात को ही घर वापस चले गए। लेकिन नीलम ने अभी अपने ससुराल वालों के बारे में जो कुछ कहा था उसे सुनने के बाद उमाबा को चैन नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ देवराज सिंह को इस बात का संतोष भी था कि अब नीलम मायके में फोन तो कर सकेगी, लेकिन जिस बात का उमाबा को डर था वही हुआ। नीलम का फोन भी उसके पति ने ये कहकर ले लिया कि लेटेस्ट मोबाइल तो मेरे पास अच्छा लगेगा, यूँ भी मुझे नए मोबाइल की ज़रूरत थी। तुम्हें मायके में फ़ोन करना हो तो मम्मी के पास से ले लेना। कुछ दिनों के बाद नीलम ने अपनी सास से फ़ोन मांगा तो उसकी सास ने उसे घूर के देखा। ये देखकर नीलम का लगभग आधा खून सूख गया। वो वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। नीलम पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। कभी खाना बनाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका पति आसपास पड़ी हुई कोई भी चीज़ उठाकर उससे नीलम को मारने लगता। कोई कांच की चीज़ नीलम के हाथ से छूटकर गिर जाती और टूट जाती तो उसकी ननद भी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ने में देर नहीं लगाती। एक दिन माधव का मोबाइल रूम में पड़ा देखकर नीलम ने अपने माता पिता को फ़ोन लगाने की कोशिश की। इतने में माधव बाथरूम में से बाहर आया और उसने नीलम के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। फिर उसका मुंह पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? आगे से मेरी किसी भी चीज़ को मुझसे पूछे बिना छुआ तो जान से मार दूंगा। इस घटना से नीलम बहुत डर गई थी। एक बार फिर ससुराल वालों की कैद में से जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर नीलम ने अपने घर वालों को फ़ोन किया। काजल ने फ़ोन उठाया तो नीलम ने रोते रोते अपने ऊपर होने वाले सारे अत्याचार के बारे में उससे कह दिया। अब और बर्दाश्त नहीं होता काजल, पप्पा से कहो कि मुझे इस नरक में से निकाल कर ले जाएं, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इतना कहकर नीलम सिसक कर रोने लगी। देवराज सिंह और उमाबा उस वक्त बाहर गए हुए थे।
जैसे ही वो वापस आए तो काजल बोली, क्यों मम्मी, जब नीलम दीदी कॉलेज जाती थी तब आपको उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता होती थी ना। एक बार जाकर देखो, दीदी अपने ससुराल वालों के बीच खुद आज सुरक्षित हैं। अरे थप्पड़ तमाचे तो बहुत छोटी बात है, जितनी यातनाएं उन्हें वहाँ सहन करनी पड़ रही है ना, वो लोग तो उन्हें मार कर ही दम लेंगे। जाकर ले क्यों नहीं आते दीदी को वहाँ से। बेटी की बात सुनकर देवराज सिंह बोले, लेकिन काजल, तेरे रिश्ते की बात चल रही है, और अगर लड़के वालों को इस बात का पता चलेगा कि तेरी बड़ी बहन मायके में आकर बैठी है, तो वो लोग हमारे घर से रिश्ता कभी नहीं जोड़ेंगे। वो लोग तो क्या, दूसरा कोई भी हमारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ना पसंद करेगा। वो तो यही सोचेगा कि माता पिता के संस्कारों में ही कमी होगी। नहीं पप्पा, एक बेटी की शादी करवाने के खातिर आप दूसरी बेटी को बलि चढ़ा देंगे। और यूं भी दीदी की हालत देखकर मैं अब शादी करना नहीं चाहती। बेटी के हालात जानकर उमाबा बोली, आप मेरी बेटी को अभी के अभी वापस ले आओ। अगर वो लोग ना भेजें तो भी ज़बरदस्ती ले आओ, लेकिन झूठी मान मर्यादा के नाम पर मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकती। फिर देवराज सिंह बोले, उमा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। थोड़े दिनों के बाद जब नीलम की गोद में एक नन्हा सा बच्चा खेलेगा तो ससुराल में उसकी जगह खुद ही बन जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। और अगर फिर भी वो लोग नहीं सुधरे तो मैं हमारे समाज के लोगों को उनके घर पर ले जाऊंगा। समाज में खुद की इज्जत उड़ती देख उन्हें अपना बर्ताव बदलना ही पड़ेगा। उस वक्त सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद नीलम ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी पैदा करने के बाद ससुराल वालों की नज़रों में वो और ज़्यादा गुनहगार बन बैठी। अब तो उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की धमकी देने लगी। अगर इस घर में रहना चाहती है तो अपने आप से कहकर, अपने बाप से कहकर फौरन रुपयों का इंतजाम करवा। नीलम की सास ने कहा। तब नीलम ने कहा, लेकिन मम्मी जी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि अब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। अच्छा मकान तो है तेरे पिता के पास, उसे बेचकर ही पैसे इकट्ठा कर ले। इतना तो एक बाप अपनी बेटी के लिए कर ही सकता है ना। अपनी सास की ये बात सुनकर नीलम बोल पड़ी, मम्मी, बेटी तो आपकी भी है, क्या आप उसके ससुराल वालों को इतने पैसे देंगे? इतना कहने की देर थी कि माधव ने आकर नीलम के गाल पर एक चांटा मार दिया। बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मम्मी के साथ इस तरह से बात करने की? फिर नीलम की सास ने कहा, अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह देखती रहेगी, जा जाकर चाय बना कर ला। थोड़ी देर में जैसे ही नीलम चाय की ट्रे लेकर आई तो नीलम के कानों में उसके पति और सास की थोड़ी आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही। अंदर से आवाज आई, इस बार माने तो ठीक है, वरना पहले उसकी बेटी को ठिकाने लगाना, फिर उसके बाद उस आफत को। तेरी दूसरी शादी में हम बहुत सारा दहेज लेंगे। इतना सुनते ही नीलम के पैरों तले जमीन सरक गई। नीलम का सिर चकराने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और अंदर आई और सबको चाय देने लगी। दूसरे दिन जब नीलम की सास अपने कमरे में सो रही थी और घर के बाकी लोग बाहर गए हुए थे, तब नीलम चुपके से घर के बाहर निकल गई और किसी के पास से मोबाइल मांगकर अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और फ़ोन पर कहा, मम्मी, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं आज ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाऊँगी और वहाँ आ जाऊँगी। बस इतना बताने के लिए फ़ोन किया है। इतना जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे माता पिता मेरे इस फैसले में मेरे साथ हैं। लेकिन बेटा, क्या हुआ, साफ साफ बता। मम्मी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस तुम इतना समझ लो कि अब मेरा इस घर में रहना शक्य नहीं। अभी तक ये लोग जो मेरे साथ कर रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आ गई है और ये मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मैं अपने मायके वापस आ सकती हूँ। फिर उमाबा ने कहा, लेकिन बेटा, आज तेरी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँचते ही होंगे। उनके जाने के बाद मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ठीक है मम्मी, हताशा भरी आवाज़ में नीलम ने कहा और फ़ोन रख दिया। और आधी रात को नीलम के ससुराल से उसके गायब होने की खबर आ गई।
पलंग पर करवट लेकर लेटी हुई उमाबा को एहसास हुआ कि सुबह हो गई है। देवराज सिंह पड़ोस में रहने वाले अपने मित्र के पास सलाह लेने गए कि क्या करना चाहिए। काजल नीलम की सहेलियों को फोन करके उसके बारे में पूछ रही थी। तब उमाबा अपने कमरे की दीवारों पर लगी हुई नीलम की तस्वीरों को देख रही थी। कुछ कर दिखाने का जुनून रखने वाली, आंखों में हजारों सपने सजाए हुए दुल्हन बनी थी। फिर अचानक उनकी आंखों में एक अनदेखा दृश्य अनायास उभर आया। ऊंचे पुल से नहर में कूदती नीलम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहाँ है मेरी बेटी? किस हाल में होगी? उमाबा का दिल चीख उठा। उसी समय फोन की घंटी बजी, जिसे सुनकर उमाबा की सांस रुक गई। आज उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो फोन उठाकर अपनी बेटी के बारे में कोई बुरी खबर सुन सके। तब काजल भागती हुई आई और फोन उठाया तो सामने से किसी व्यक्ति ने कोई संदेश दिया, जिसे सुनते ही काजल की आंखों में से आंसू बहने लगे। इतनी देर में देवराज सिंह भी घर में आ गए। उमाबा और देवराज सिंह की उसकी हालत देखकर अंदर से कांप गए। किसका फोन था? उन्होंने पूछा, लेकिन काजल कुछ बोल न सकी। बेटा कुछ तो बोल, किसका फोन था? सब जाहिर था। फिर भी देवराज सिंह ने पूछा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली पप्पा, दीदी बिल्कुल ठीक है। क्या तू सच कह रही है ना बेटा? उमाबा के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ मम्मी, दीदी कल शाम को ही गुड़िया को लेकर महिला आयोग में चली गई थी। वहाँ दीदी बिल्कुल सही सलामत है और आयोग की मदद से ही उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी है। यही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था, जिससे हम उनकी चिंता न करें। ये बात सुनते ही देवराज सिंह जल्दी से उठे और जैसे ही घर के बाहर निकले कि उमाबा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी बेटी नीलम को अपने घर लाने। ऊपर वाले ने हमें हमारी भूल सुधारने का एक मौका दिया है और ये मौका मैं खोना नहीं चाहता। समाज वाले भले कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर देवराज सिंह घर से निकल गए और दोपहर को अपनी लाडली बेटी और नवासी को लेकर घर आए। अपनी बेटी नीलम की हालत देखकर उमाबा उसके गले लग के बहुत रोई। तब देवराज सिंह को एक फोन आया। अभिनंदन देवराज सिंह, लड़के वालों को आपकी बेटी काजल पसंद है। फिर देवराज सिंह ने कहा, लेकिन हम अभी अपनी बेटी काजल की शादी नहीं करना चाहते। अब मैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इतना कहकर देवराज सिंह ने फोन रख दिया। उमाबा और उनकी दोनों बेटियां बहुत हैरानी से देवराज सिंह की तरफ देखने लगी। शायद उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर देवराज सिंह ने कहा, बेटी नीलम, तू भी अपनी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे। मैं अपनी दोनों बेटियों को इस समाज में गर्व से सर उठाकर चलते देखना चाहता हूँ। देवराज सिंह के इतना कहने की देर थी कि दोनों बेटियां खुश होकर उनके गले लग गईं। लगभग 6 महीने के बाद नीलम का डिवोर्स भी हो गया। नीलम बहुत मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। देखते देखते 4 साल बीत गए। आज डिवोर्स के 4 साल बाद वही माधव जो कभी अपनी पत्नी को दहेज के लिए उत्पीड़ित करता था, आज अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए भटक रहा था। उसकी बहन के साथ उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कभी नीलम के साथ उन्होंने किया था। बहन के ससुराल वालों के खिलाफ अर्जी लेकर जब माधव अपनी बहन और मम्मी के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा तो उस वक्त एसपी हाजिर नहीं थे। माधव की मम्मी और बहन वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए और माधव अपनी अर्जी सामने टेबल पर रख दी। थोड़ी देर में एसपी के यूनिफॉर्म में एक महिला तेज कदमों से चलते हुए वहां दाखिल हुई और सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। उस महिला को देखकर माधव के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि एसपी की कुर्सी पर बैठी हुई वो महिला और कोई नहीं बल्कि नीलम ही थी। नीलम ने एक नज़र उठाकर उन लोगों की तरफ देखा। माधव की बहन के चेहरे और शरीर पर पड़े हुए निशान देखकर नीलम को अपना समय याद आ गया। आंखों में से आंसू निकलने के लिए बेताब हो रहे थे, लेकिन फिर नीलम ने खुद को संभाल कर नीलम ने किसी अनजान इंसान की तरह अपने टेबल पर पड़े हुए वो पेपर उठाए और पढ़ने लगी। यहाँ माधव की बहन और माँ की ऐसी हालत हो रही थी कि काटो तो खून न निकले। तब नीलम बोली, दहेज का केस है, मारपीट की गई है तुम्हारी बहन के साथ और मायके से पैसे मांगने को कहा जाता है।
ये सारी बातें तो रोज सुनने को मिलती है, क्यों मिस्टर माधव सिंह? नीलम ने माधव की आंखों में आंखें डाल के कहा। तो माधव सिंह के पसीने छूट गए। शर्म के मारे उनकी नजरें नीचे हो गई और वो सब वहां से उठकर जाने लगे। एक पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें पीछे से बुलाया, लेकिन वो लोग मुड़ के वापस नहीं आए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।